अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया साल आप सबको मुबारक हो। एक दिन की ताखीर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ। पाकिस्तान लाउंज हमारा शो, जिसमें हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर और माशी अहदाफ से लेकर समाजी मसाइल पर, माशरती जो हमारे ख़ास तौर पर मसाइल और बहरान है उस पर हम बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे, हुकूमत इस वक्त ये दावा कर रही है कि इस वक्त जो भी माशी सूरत हाल है इसका पस मंज़र ये, इसकी वजूहात ये हैं कि पूरी दुनिया में कोविड आया और कोविड ने पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हुकूमत अपनी इनकम्पिटेंसी की बात कहीं पे भी नहीं करती। हुकूमत अपनी गुड गवर्नेंस पर जो सवालात उठ रहे हैं उस पर कहीं बात नहीं करती। एक ही नारा है, एक ही बात है कि चोर थे, लूट के ले गए, खा गए, तबाह हो गया मुल्क। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें गवर्नर फरमान शाह साहब खैबर पख्तूनख्वा के, वो सदर पाकिस्तान को कहते हैं और उनको बार बार दरख्वास्त करते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। तो जब गवर्नर अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो एक आम आदमी की क्या जिंदगी और क्या सूरत हाल है, इस पर हम जायजा लेंगे। दूसरी जानिब जनवरी का महीना है, बड़ा अहम महीना है ये। जनवरी का महीना अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि जनवरी के महीने में ही इलेक्शन कमीशन में एक समाअत होने जा रही है, पार्टी फंडिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी फंडिंग का केस। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में डेरे डालेंगे और काफ लीग के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ एक मशावरती अमल की भी बातें की जा रही हैं। हकायक क्या हैं इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत ने 343 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करके बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी एक आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं होगा, हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, हम डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहे हैं इस इकोनॉमी को। लेकिन 5% जब टैक्स वसूल किया जा रहा था तो सवाल यही उठता है, उस वक्त भी तो आप डॉक्यूमेंटेड कर सकते थे, अब 17% पे आपने टैक्स पहुंचा दिया। तो ये टैक्स वसूली नहीं तो और क्या है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इससे शदीद मुतासिर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त इन्फ्लेशन में इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। यही कोविड जिसने हिंदुस्तान में तबाही मचाई और जो डेल्टा वेरिएंट था उसके असरात आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जबकि अब ओमिक्रॉन है जो पाकिस्तान में सर उठा रहा है। वहां पे इन्फ्लेशन 2 से 3, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में इन्फ्लेशन 2 से 4। और शौकत तरीन साहब खुद फरमा रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त 12% है। ये वही शौकत तरीन साहब हैं जो अपने मनसब संभालने से पहले कहते थे कि आईएमएफ ने हमारे साथ जुल्म कर दिया, इतना सख्त मुआहिदा किया हफीज शेख साहब ने कि मैं जब आऊंगा तो आईएमएफ से बात करूंगा। लेकिन क्या आईएमएफ से बात करेंगे? गवर्नर पंजाब ने बरतानिया में एक तकरीब के दौरान भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि $2 अरब के लिए हमारा सब कुछ गिरवी रखवा दिया। ये मामलात कैसे चलेंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, लेट्स सपोज अगर इनको मौका भी मिल जाता है तो ये जो नैया हमारी डूब रही है इस नैया को दोबारा से वो तैरने के काबिल बनाएंगे? क्या पाकिस्तान दुरुस्त सिमत की तरफ जाएगा? इन मामलात पर बात करेंगे। हमारा बड़ा अहम आज पैनल है जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम तारुफ करवाते चले, मुनव्वरा बलोच साहिबा इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। मेंबर कौमी असम्बली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब ने हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन किया है। मेंबर कौमी असम्बली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बड़े अहम रुकन है, आपसे भी बात करेंगे, बहुत शुक्रिया। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप साबिक विफाकी वजीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब अमांगी और इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा और आपका ताल्लुक पीएमएलएन से है। सबसे पहले मंदुखेल साहब आपकी तरफ आते हैं और गुफ्तगू का आगाज भी आपसे करेंगे। वैसे मंदुखेल साहब ये तो हमें भी बता दें, जरदारी साहब इस जनवरी में इस्लामाबाद आ रहे हैं और नए सियासी सफबंदियां होंगी, टारगेट आपका तख्ते लाहौर है और आपने काफ लीग के साथ भी कोई मशावरती अमल करना है। ये जनवरी का महीना सब पे भारी है, क्यों? देखिए, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। हम कहते हैं एक जरदारी सब पर बारी, जहां आसिफ अली जरदारी साहब पहुंचते हैं वही मचती है जी। जहां जरदारी साहब बैठक लगाते हैं वहां मुखालफिन के में दराटी भी पड़ती है और घबराहट भी होती है जी। अब जितनी मर्जी है वज़ीर आज़म साहब न घबराने की बात करें। इस महंगाई के तूफान में, इस बदनामी में, इस बदखेली में, इस बेड गवर्नेंस की सूरत में, तो यकीनन मैं ये कहूंगा कि जरदारी साहब जहां पहुंचेंगे वहां एक काफिला साथ लेकर चलेंगे। सवाल ये है कि 3.5 साल में हमारी बहन की मुनव्वरा बलोच साहिबा बैठी हुई है, मैं आपकी तवज्जो से जब उसकी बारी आ गई तो सवाल कर लेना कि 3.5 साल में आप एक प्रोजेक्ट बता दो जो आपने मुकम्मल किए। जी वाली बात नहीं चाहिए, वो करेंगे, वो होगा, वो नहीं, जो मुकम्मल कर सको वो बता दो।
और अगर नहीं तो आप बताओ कि 26 दिन की जो आपकी जो धरना पार्टी थी, मेरे हवाले में सख्त अल्फाज माँ करूं, मेरी बहन बैठी है तो मैं सख्त नहीं इस्तेमाल करूंगा। धरना पार्टी में जो आपने एक अरस्तु को इंट्रोड्यूस कराया असद उमर की शक्ल में, चाइना के अरस्तु को, और आपने कहा कि हमारे पास 200 माशी ठीक है और हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना लेंगे। आज 3.5 साल गुजर गए, वो पुराना पाकिस्तान था उनका भी बेड़ा गर्क करके ये बैठे हुए। अल्लाह न करे अगले 1.5 साल गुजार दे तो मजीद क्या होगा। महंगाई की सूरत ये है, फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये इल्जाम लगाते थे, पीपल्स पार्टी के वजीरों को लेके हुकूमत चला रहे, पीपल्स पार्टी करती, इनके वजीर जो है ना वो साफ थे। हाँ, ये बड़ा एक आपका आम नुक्ता है। हम पहले एक सेशन मुनव्वरा बलोच साहब इस तरह शॉर्ट रखते हैं, फिर हम तवील मतलब एक फिर उस पर एक डिबेट करेंगे। ये बताइए, उन्होंने कहा कि एक जरदारी सब पे भारी, वैसे उनके साथ मंदोखेल साहब को ये भी कह देना चाहिए कि एक जरदारी सबसे यारी। वो यारी पहले उन्होंने खैर आप लोगों के साथ भी की थी, पता नहीं आप लोग बेवफा निकले, आप लोगों ने वो यारी सही नहीं निभाई। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी कोविड के पीछे छुपती है, कभी दुनिया में पेट्रोल की मसनूआत महंगी हो गई। अभी तो रिसेंटली हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई और आप लोग उस पर ज्यादा कर रहे हैं। 4 रुपए आप लोग लेवी का कभी बात कर देते हैं, 4 रुपए हर माह आप बढ़ाएंगे। अवाम को आप लोगों ने नए साल का क्या तोहफा दिया? मिनी बजट दिया, 375 अरब रुपए की जो छूट थी वो आपने खत्म की, 5% से आपने 17% तक आपने टैक्स पहुंचा दिया, और नए साल का तोहफा आपने 4 रुपए पेट्रोल की कीमत इजाफा करके दे दिया। कौन सा नया पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट जब से पिछले 3 सालों से आए हैं, आप लोगों ने उसको हमेशा से ऐसे ही पॉइंट्स से स्कोरिंग के साथ उसकी जो क्रेडिट है वो आप लोगों ने आवाम तक पहुंचने नहीं दिया है उसको, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या करने आए थे और क्या करने जा रहे हैं। जो उनका विज़न है वो अपने विज़न के करीब तरीन पहुँचे। जैसे मंदोखेल साहब ने कहा कि आप बताएं कि आपने 3 सालों में कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से टेनओवर में 3 साल में कोई प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचे। 3 सालों में तो आप सिर्फ बुनियाद रखते हैं। ये गवर्नमेंट नहीं, वो 90 दिन वाली कौन सी बुनियाद थी? आप मुझे कंप्लीट करने देना। 90 दिनों में देखिए जी, जब तक आप सियासत का ये असूल है कि जब तक आप सिस्टम से बाहर हो तो आपको नहीं अंदर की चीज़ों का पता होता कि सिस्टम कैसा है और मुझे कैसा सिस्टम मिलेगा। अच्छा। तो इससे पहले हमने सोचा था कि पाकिस्तान जिस तरह ये लोग हमें बना के पेश करते हैं, हम समझते थे कि पाकिस्तान अंदर से भी ऐसा है, कोकला नहीं है। हाँ। लेकिन जब हमने सिस्टम संभाला, हम सिस्टम में आ गए, हमें लगा कि पाकिस्तान की वो हालत और वो सिचुएशन नहीं है। ये असद उमर साहब ने भी नहीं बताया आपको? उनको तो पता था, वो तो मईशत के अरस्तू है, वो तो कहते थे जी 45 रुपए टैक्स ले रहे हैं, 40 रुपए ये ले रहे हैं। मेरी बात सुने ना, असद उमर जो भी है, असद उमर को आप साइड पे करें। असद उमर जब बात करते थे वो अंदर के सिस्टम से वाकिफ नहीं थे। अंदर का सिस्टम उस टाइम जब आपके पास आएगा, जब इख्तिदार में आते हो, जब आपके पास चीज़ें का इख्तियार होगा, तब आपको पता चलेगा कि सिस्टम किस हालत में है। आज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरशिप है वो एक ईमानदार लीडर है, उसकी क़यादत में पाकिस्तान ने तरक्की की है। मैं आपको एक अच्छा मैडम, ये एक इजाजत चाहूंगा, जिसारत चाहूंगा। आपने ईमानदारी का लफ्ज बहुत इस्तेमाल किया। वजारत उज़्मा का ये क्राइटेरिया है कि एक आप बहुत, चले लेट्स सपोज हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जी बहुत ईमानदार, बड़े डेड ऑनेस्ट और बड़े लॉयल हैं, ये तो वजारत उज़्मा का क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर तो हम किसी दरबार से बड़े नेक आदमी को, बड़े हाजी को लाकर बिठा देते और उनको कहते कि हमें ईमानदार वजीर आजम चाहिए। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी क्यों नहीं है? इनकॉम्पिटेंस और आपकी गुड गवर्नेंस पर सवालात क्यों उठे? मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई और डायरेक्शन होती है, वज़रा कुछ और कहते हैं, फवाद चौधरी साहब तो बिल्कुल अपनी मर्जी की स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने देखा होगा कि जब जब लोग इक़्तिदार में आते हैं, उनके जो स्पेशली सॉरी टू से बुखारी साहब, मीडिया हो या अपोजिशन, वो आपको उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कभी ना उसको हाईलाइट करेंगे, ना आवाम तक पहुँचने देंगे। वैसे आप लोगों का साथ अपोजिशन में भी दिया है, मीडिया, इसी मीडिया ने आपको यहाँ तक पहुँचाया भी है। देखिए, हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं। हम मीडिया ने जब हमारा साथ दिया तो हम मानते हैं, बस उनको रेगुलेट ना करें ना, उन पे जुर्माने ना लगाएं ना। मीडिया हमारा वो पिलर है, जब तक मीडिया हमारा साथ नहीं देगा तो हम आगे चल नहीं सकेंगे। लेकिन मीडिया को चाहिए कि वो हमें समझने की कोशिश करे, हालात को। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सरदार साहब को भी इन्वॉल्व करें। सरदार यूसुफ साहब, ये बताइए कि बड़ा ईमानदार वजीर आजम आया है और वो इतना दयानतदार और ईमानदार है, खुद तो वो जन्नत में जाएगा लेकिन दुनिया हमारी जहन्नम होती हुई नजर आ रही है। एक आम आदमी जो है उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई है,
नून लीग जो है वो भी मौका दे रही है। आप और पीपल्स पार्टी वाले मिसाक जमहूरियत पे साइन करके 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करने का पूरा मौका आप दे रहे हैं। अवाम को वैसी ट्रक की बत्ती के पीछे नून लीग ने भी लगाया है, सब ने, कि जी बस आप देखना क्या होगा, दिसंबर गया, जनवरी आया, 23 मार्च भी आ जाएगा, लेकिन 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। शेख रशीद साहब जो इल्म नजूम और सियासी नजूमी है, उनको तो पहले से हर बात का पता होता है। सरदार साहब। जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब असल में हकायक जो होता है वो सामने है और ग्राउंड रियलिटी सामने आ गई है। ये पहले जो 4 महीने इन्होंने धरना देकर डी चौक में बड़े बड़े बुलंदबाज दावे किए थे जी, और ये कह रहे थे हमारे पास टीम है, एक तजर्बाकार टीम है, हम आएंगे तो ये जितने भी है बिल वगैरह ये इसमें भी कमी करेंगे, और महंगाई तो उस वक्त इतनी नहीं थी लेकिन इसको भी और सस्ता भी बनाएंगे। लेकिन 3 साल 3.5 साल से इनको अभी हो गए। मेरे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में तो उनके साथ 8 साल हो गए, लेकिन 8 साल की कारकर्दगी फिर 3.5 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने, जिसका मुंह बोलता सबूत ये है कि अवाम ने फैसला दे दिया। जो पिछले जो लोकल काउंसिल के इलेक्शन थे खैबर पख्तूनख्वा में, बुरी तरह इनको शिकस्त हुई, बुरी तरह इंतहाई। इस तरह कभी भी किसी हुकूमत को इस तरह की शिकस्त नहीं हुई, आवाम ने बिल्कुल मुस्तरद किया है। और ये जो नून लीग की बात करता है, अगर हम उस वक्त कहते कि नहीं जी इनको मौका न दे, तो ये बड़े दावे करते थे। ये 4 महीने इन्होंने इतने झूठ बोले थे कि मीडिया बड़ा मुतासर होकर रात दिन यही इनके हक में जो वो हमायत कर रहा था, तो वही मीडिया आज उस पर ये एतराज करते हैं। आप मीडिया इनके झूठ को तो तशहीर नहीं कर सकते ना। जी, जी। मीडिया को हकायत की बात भी करेंगे। मीडिया जो है वो सबके लिए है, और उसके साथ ही मतलब अभी जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट तो छोड़े, नवाज शरीफ साहब के दौर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो भी कंप्लीट नहीं करा सके। जो अगर सी पैक का मनसूबा था, इसी तरीके से आप मेट्रो बस देखें, वो जो काम शुरू था इस्लामाबाद, दूर न जाए, इस्लामाबाद में एयरपोर्ट तक जो रोड था वो मुकम्मल नहीं करा सके। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने BRT बनाई, वो अभी तक वो मुकम्मल भी नहीं हुआ। वो जिस बेढंगा तरीके से उसके खिलाफ इंक्वायरी। सरदार साहब एक मिनट रुकें। सरदार साहब आपने कहा झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं यू टर्न है, और यू टर्न अजीम लोग लेते हैं। फिर आपने BRT का जिक्र किया, तो BRT के साथ साथ ग्रीन लाइन का मंसूबा भी तो उन्होंने तख्ती लगाई है ना, वो क्रेडिट तो दें। वो तख्ती लगाई है, हमारे मंसूबों पर तख्ती लगाकर ये क्रेडिट हासिल करते हैं ना। गरीब उस पर हमारा मंसूबा जो हजारा मोटरवे पर जाकर फिर दोबारा इन्होंने इफ्तिताह करके उस पर तख्ती लगाई हमारे मंसूबे पर। और कोई किसी जगह अगर जितने भी प्रोजेक्ट है उन पर ये तख्तियां लगा, हम कहते हैं तख्तियां तो लगाएं लेकिन कम से कम मुकम्मल तो करें। फिर आवाम को क्या रिलीफ दिया है? ठीक है, अच्छा सरदार साहब बहुत माजरत के साथ मैं यहाँ पे इस फोरम पर जो है बल्कि दावे के साथ ये बात करूंगा। जाती तौर पर भी आपको जानता हूँ, आपकी शख्सियत को, आप इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी भी हैं और बहुत ईमानदार आदमी हैं, आपके इलाके में भी है, मैं सब मानता हूँ। लेकिन एक सवाल की जसारत चाहूंगा, आप अपना कैंप भी मुझे बता दें। आप मरियम वाला कैंप हैं, शहबाज शरीफ वाला कैंप हैं, या शाहिद खाकान वाला कैंप है, या नवाज शरीफ वाला कैंप है? नहीं, कोई अलादा कैंप नहीं है डॉक्टर साहब। हमारा एक ही कैंप है। नवाज शरीफ हमारे लीडर है, कायद है, ठीक है, बाकी सारे उसी टीम के मेंबर हैं। शहबाज शरीफ भी, मरियम नवाज भी, शाहिद खाकान अब्बासी भी। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह के 3.5 साल में हर किसी ने स्टैंड लिया है, डट कर मुकाबला किया है। इनकी इंतकामी कार्रवाइयां जो हुई है उनका भी मुकाबला किया है। ठीक है, न्याजी नैब गठजोड़ का जो भी कारकर्दगी हुई है वो आपके सामने है। कोई चीज ये साबित नहीं कर सके, और इनकी नाअहली और नाकामी ये बिल्कुल साबित हो चुकी है। ये अभी कोई भी बाना अवाम यकीन नहीं रखती। यकीन जाने के अवाम को बिल्कुल इनकी बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए नहीं आता ये कभी कोविड और कभी मतलब है पिछली हुकूमतों को ये मुरद इल्जाम ठहराते हैं। अल्लाह की पिछली हुकूमतों ने तो बहुत कुछ किया जो हमारे 5 साल में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। 2350 जो किलोमीटर मोटरवे बनी है, 850 किलोमीटर 8000 किलोमीटर हाईवेज बनी है। ठीक है, जो बिजली पैदा की है तो 12,500। आप लोगों ने ज्यादा बिजली पैदा की है सरदार साहब, और आप लोगों ने महंगे मंसूबे लगाए हैं, आप लोगों ने फर्नेस ऑयल पर डिपेंड किया है।
जो भी था आवाम को तो हमने सहूलत फराम की है, आवाम को यानी लोड शेडिंग से छुटकारा मिला, हाँ। आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत मिली। ये सारी चीजें जो होती है आवाम के लिए होती हैं, ये भी कर देते हैं ना। ठीक ये है हमें वो सरदार सब साहब, ये मिस नुक्ता वैसे आपका बड़ा आम है कि रियासत माँ जैसी होती है और माँ खुद पर जुल्म और सितम भी सह लेती है, बर्दाश्त करती है, खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे पे सुलाती है। लेकिन यहाँ रियासत और हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमारा जो टैक्स का पैसा है, यानी आवाम के टैक्स का पैसा, सरकारी प्रोटोकॉल होगा, मौजें करेंगे, लेकिन एक आम आदमी जो है वो जिंदगी जो गुजार रहा है उस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आवाम जानती है, सब समझती है, हमारे टॉक शोज भी देखती है। यहां हम एक लेंगे ब्रेक, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मंदोखेल साहब से एक जरदारी सब पे भारी के हवाले से एक बात करेंगे, बड़ा अहम नुक्ता है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने ये गुफ्तगू करते हुए कहा था कि एक जरदारी सब पे भारी और 3.5 साल की जो कारकर्दगी का सवाल पूछा था। उम्मीद है मंदोखेल साहब आपको जवाब मुनव्वरा बलोच साहिबा ने दे दिया होगा। अब सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है ये तो आपने ही कहना है। लेकिन मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें, तो आप अपने मेगा प्रोजेक्ट बता दें। कराची में कचरा अभी तक वही है, कचरे की सूरत हाल, थर के लोग अब भी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। 2% था वहां पे ओमनिक्रॉन, आज पता चला है एनसीओसी का कि 8% से तजावुज कर गया है। तो कराची की हुकूमत तो आपसे संभाली नहीं गई, और एक जरदारी सब पे भारी का क्या फायदा हुआ? एक जरदारी सब से यारी का क्या फायदा हुआ? हुकूमत डंके की चोट पर 5 साल पूरा करेगी। शेख रशीद ने भी कहा रोक सको तो रोक लो। देखिए, जब राज होता है, जो बदमाश होता है, जो दहशतगर्द होता है, या गांव में कोई झगड़ी होता है, तो उसको तो कोई रास्ता नहीं रोक सकता है, शरीफ आदमी तो नहीं रोक सकता है। पहली बात, मैं मुनव्वरा बलोच साहिबा की बात की इससे पहले जो आपने आखिरी सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा ताकि आवाम के सामने आ जाए। बात की जो सिंध में हमने की है, आपको पता है कि सिंध में दुनिया की जदीद तरीन हॉस्पिटल यानी NICVD दिल का अस्पताल का 10 दिल में हॉस्पिटल महान हॉस्पिटल के वजूद है, नंबर 1 बात। और बहुत सारे शहरों में दिल की बीमारी की गाड़ियां मौजूद है, और बेनजीर ट्रॉमा सेंटर और किडनी सेंटर कराची में इंटरनेशनल लेवल की हॉस्पिटल है, जिसमें पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग आते हैं इलाज करते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट गवर्नमेंट सिंध में जो पहले शफा वाले 50 लाख से लेके 75 लाख देते, या फ्री ऑफ कॉस्ट या इलाज हो रहा है, आज पूरे पाकिस्तान इंक्लूडिंग अफगानिस्तान से लोग आते हैं। आप मुझे बता दो कि ये हुकूमत आजकल हेल्थ कार्ड लेके फिर रही है और प्राइवेट अस्पतालों को भला कर रही है, और 3 सूबों में ये प्रोग्राम शुरू कर दिया, और सिंध के साथ सोचलापन के आपको नजर नहीं आ रहे। तो आपको क्या जरूरत थी मंदोखेल साहब? आप लोग ये 18वीं तरमीम आईनी 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इतना आप लोग वावेला मचाते हैं, तो अब खुद भुगते ना आप 18वीं आईनी तरमीम। PTI को तो पसंद नहीं है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखिए, बात ये सही है आपकी, हम कर रहे हैं, लेकिन आप ये हॉस्पिटल बनाए तो 18वीं तरमीम के तहत ही बनाई ना। तो और ये बताओ, 18वीं तरमीम सिर्फ सिंध में नाफिज नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। जरा दूसरों सूबों का भी हाल बता दो। ये सवाल बनता है आपका, पिछले हुकूमत की सवाल बनता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी मुनव्वरा साहिबा ने जो बात की है, तो आप मुझे बता दो कि इमरान नियाजी साहब कंटेनर पे चढ़ के तो उन्होंने आवाम से फिर सच नहीं बोला। इसका मतलब है वो तो कह रहे 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बना लेंगे, $200 आएंगे, मारेंगे, दूसरे इस पे मूरी मारेंगे। तो वो कहाँ गए उनके? और वो सच नहीं बोला। मैं मुनव्वरा साहिबा से इत्तेफाक
करता हूं, मगर आपने पाकिस्तान जब कंटेनर में चढ़ के उन्होंने यही कहा हमारे पास 200 माशी टीम है जिसका सरगना चाइना का अरस्तु असद उमर होगा, वो तो पहले 6 महीने में फेल हो गए। और अब उसी अरस्तु को पुख्तनख्वा की सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ में इलेक्शन हारने के बाद उनको बनाया उन्होंने सेक्रेटरी जनरल। तो यानी पाकिस्तान को तो तबाह कर दिए, मशरक को तबाह कर दिए। अब पीटीआई की तबाही के दिन आ गए जो अरस्तु को बनाती है जनरल सेक्रेटरी। सवाल मेरे ये है और फिर आप भी बराबर के शरीक है, आप में से मुराद आपकी मीडिया के लोग, आप भी लोगों ने इस पार्टी को उठाया जब 25-50 आदमी होते थे वहां कैंप में, और वहां पे आप लोग पूरे मीडिया लाइव प्रोग्राम चलाते थे, तो इस गुनाह में आप भी बराबर शरीक है। पाकिस्तानी आवाम बराबर नहीं, थोड़ा कम कर दें मंदोखेल साहब। यानी तमाम मीडिया हाउसेस भी जिम्मेदार है, क्योंकि आपने एक नाइल शख्स को प्रमोट किया जिसकी खमियाजा भुगत रहा है इस वक्त 22 करोड़ आवाम, और अल्लाह न करे कि मजीद आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और अगला 1.5 साल भी पाकिस्तान का आज पाकिस्तान हम क्या करते हैं मंदोखेल साहब, ये तरबूज हमें नहीं पता था कि ये अंदर से लाल नहीं है। हम तो यही समझ रहे थे कि जी 200 माहरीन भी मौजूद हैं। खुद मुनव्वरा साहिबा को भी पता नहीं था ना सर। देखे जब पीटीआई को खुद पता नहीं था कि मुल्क की क्या सूरत हाल है, तो फिर मीडिया का क्या कसूर है? जी मंदोखेल साहब, जी मैं दोबारा कोशिश, जी मंदोखेल साहब आप कह रहे हैं, हम दोबारा कोशिश करते हैं मंदोखेल साहब से अपना राब्ता बहाल करें, क्योंकि वीडियो लिंक के कुछ इश्यूज होते हैं जिस पर हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि हम उनसे राब्ता करें। अच्छा मुनव्वरा बलोच साहिबा, ये बताइएगा कि वैसे ये बात समझ में आती नहीं, वो मैं माजरत के साथ, वो बलूची का ही एक मुहावरा है कि तई वार वाह वाह मई वार ना ना, मतलब आपने कहा कि जी हमें जो है इन्होंने चोरी की, इन्होंने, अच्छा ये भी आप लोगों ने कहा, इसको बाकायदा तौर पर इंटरप्रिटेशन में नहीं जाते, लेकिन आपने ये कहा कि जब टैक्स ज़्यादा होता है तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है, पेट्रोल महंगा होता है तो समझो वज़ीर आज़म चोर है, महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर है। अब मैं तो ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, आप लोग कर भी सकते हैं, माशाल्लाह ताकतवर लोग हैं, तो अब कौन चोर है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जिस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो हमारे अंदर एबिलिटी, जो हमारे टीम हमारे साथ मौजूद था, हमने पाकिस्तान को बहरानों से निकाल दिया। अदरवाइज़ अगर इन दोनों पार्टियों में से किसी एक के वज़ीर आज़म होते तो लोगों को जो है ये चीनी आपको 500 रुपये का भी नहीं मिलते थे, क्योंकि पाकिस्तान के इन्होंने तबाह बर्बाद और खोखला करके पीटीआई के हवाले कर दिया। मतलब क्या किया इन्होंने बेच दिया था? नहीं, बेच नहीं दिया था। देखिए लास्ट जब इनके कुछ 6 महीने थे, उन्होंने अपने एमएनएस को 3-3, 4, 5-5 अरब दे दिए डेवलपमेंट फंड। जाओ जैसे आप लोगों ने सब्सिडीज दी है वैसे ही दिए यार, सब्सिडी तो एक अलग इशू है, ये तो आखिरी 6 महीनों में अपने एमएनएस को दिया कि जाओ अपने हलकों में लगाओ, इलेक्शन जीत के आओ। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये इलेक्शन में दोबारा नहीं आएंगे, इनके दिन खत्म हो गए। अभी आप मुझे जरा टाइम दे दे ताकि मैं आपको मैंने आपको टाइम, सब मेहमानों को बराबर टाइम मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के आने वाले नस्लों के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचते हैं। डॉक्टर साहब आप खुद देख ले कि पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट में आते ही बन गए। इससे पहले पाकिस्तान के जो आपके ग्रीन पासपोर्ट था उसका कोई इज्जत नहीं थे। आपके आने वाले नस्ल जो हमने काम किए वो उनको समझेंगे, पढ़े लिखे लोग उनको समझेंगे, ये लोग कभी भी उनको नहीं समझेंगे कि उनको चाहिए था कि सिर्फ हम लोगों को ऊपर से पाकिस्तान। सॉरी मैं इसलिए कहता हूँ ना, आप बात ऐसी करिए, मुझे सवाल बनता है ना, फिर मुझे लोग भी कहेंगे कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। आपने कहा ग्रीन पासपोर्ट की क्या इज्जत है, मुझे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बताएं। देखिए आज लोग, श्रीलंका ने आप पे वीजा लगा दिया, पहले ऑन अराइवल हम जाते थे, बांग्लादेश ढाका का वीजा हमें मिलता नहीं, सिंगापुर ने पाबंदी लगा दी, दुबई में हमारे मेरी बात सुने ना, वो पासपोर्ट बना दी उनका अलग इशू है, लेकिन मैं आपको बताऊं ओवरऑल अगर आप एक पिक्चर देख ले, आपके पाकिस्तान का इमेज बन गया है। वो अलग बात है कि आगे एज ए पाकिस्तानी उसको पाकिस्तान के लोग कंसीडर नहीं करते। आई डोंट नो कि वो क्या उसके पीछे एक उनका एक गेम है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान ये लोगों को ऊपर से दिखा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान के हर
हर बच्चे को, हर पाकिस्तानी को ये शऊर दिया है कि पाकिस्तान का जो हिसाब किताब है, जो कैलकुलेशन है, जो अंदर से पाकिस्तान का हाल है, जो बाहर से पाकिस्तान का हाल है, आपके सामने होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे बलूचिस्तान में पीटीआई ने भी गवर्नमेंट किया है, तहरीक इंसाफ जो अभी रिसेंटली तहरीक इंसाफ का गवर्नमेंट है, नून ने भी किया है, पीपी ने भी किया है। मुझे अभी भी फिंगर टिप्स पे याद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो गवर्नमेंट थे, हमारे क्वेटा सिटी के पानी का इशू था, जो हमें उसने 8 अरब दिया अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछाने के लिए। आज कहाँ 2000 मतलब लोग जो घरों से निकले खुशी मनाने, उसके लिए झंडे लहराए, उनके लिए पूरे क्वेटा शहर को सजाया कि हमारे पीने का पानी का जो इशू है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको सॉल्व करेंगे। मेरी बात सुनिए, गवादर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 15,000 को उनको टैंकर। यार जरा मुझे कंप्लीट जरा मुझे कंप्लीट करने दे। वो आज तक हमें नजर नहीं है, वो कहाँ गए, वो उनकी जेबों में गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट आए, उसने बलूचिस्तान के लिए आज बलूचिस्तान पैकेज अनाउंस किया। उस पैकेज में कौन लोग लगे, वो बंद कमरों में बैठ के अपने लोगों के लिए डोमिसाइल बना के बलूचिस्तान का खाना खराब करके वो अपने लोगों को बलूचिस्तान पे जाके एडजस्ट करके। आप कौन सी पाकिस्तान की बात करते हैं, आप कौन सी बलूचिस्तान की बात करते हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो चुके। पाकिस्तान में जो बीज इमरान खान ने बोए वो आने वाले नस्ल उनको काटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो आप बात करते हैं इन टैक्सों की, मैं आपको बताऊं आज आईटी का ज़माना है। इमरान खान ने पाकिस्तान को आईटी की दुनिया में एक इमेज बनाया। पहले वो कहते थे कि हम जो है सुरंगें बनाते हैं जंगें जीतने के लिए, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को आईटी की दुनिया में वो सुरंगों के जरिए कनेक्ट कर दिया है। आज मैं आपको बताऊं, आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके जो पाकिस्तान को समझने वाले लोग हैं, दुनिया को समझने वाले लोग हैं, वो तो कभी भी अगेंस्ट नहीं जाते। मैं चाहता हूं मैं सरदार साहब की तरफ भी जाऊं, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर सर, क्योंकि आपका एक टाइम मैंने 1 मिनट आपका खा लिया था, ये हमारा ये कम्युनिकेशन का, क्योंकि आईटी में हमने इतनी तरक्की की है कि आपकी बार जो है वो स्काइप जो है वो वीडियो लिंक हमारा ड्रॉप हो रहा है, कॉल नहीं आपको प्रॉपर लग पा रही है। आईटी वो हमारे कहते हैं स्टूडियो का इशू है। आईटी में हमने बहुत तरक्की की है। मंदोखेल साहब कम से कम ये जवाब तो दे दें, हमारे पासपोर्ट की कितनी इज्जत हो गई है, देखें सर। वो कहते हैं ना जब बिजली की तारीफ करो बिजली चली जाए तो वहां से झूठ का पता चल जाता है। आईटी का पता चल गया। जी हाँ, चले मैं आता हूं दोबारा आपके पास। सरदार यूसुफ साहब ये बताएं, कितनी तारीफें की मुनव्वरा साहिबा। मैं इनके जज्बात और एहसासात की बहुत कदर करता हूं। इनका ताल्लुक भी एक ऐसे सूबे से है जहां पे हुकूमत ने बहुत कुछ किया है। मैं अब नहीं कहता, फिर मुनव्वरा साहिबा भी नाराज होंगे, हमारे पार्लियामेंटेरियन नाराज भी होते हैं, उम्मीद है कि नहीं नाराज होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान पर तो सवालात बहुत सारे हैं। सरदार साहब आप भी बलूचिस्तान आ चुके हैं, खंडरात है, खुशकावा है, पानी पीने का नहीं है। पहले 800 फुट पर पानी 500 फुट पर मिलता था, अब 2000 पर भी नहीं मिलता। वो तो एक अलग सवाल है। लेकिन वो कहते हैं जी हमारे पासपोर्ट की आज इज्जत है, आईटी के शोबे में इतनी तरक्की की है, इमरान खान साहब ने अपनी एक पहचान की है। आप लोग जेलस क्यों होते हैं सरदार साहब? इतना स्मार्ट हमारा वजीर आजम है, इतने स्मार्ट उसका लॉकडाउन जो है वो पूरी दुनिया में ग्लोबल इनिशिएटिव हुआ, कितनी उसकी पजीराई हुई, आज पूरी दुनिया मानती है। कश्मीर पर हमारा मौकिफ कितना जबरदस्त है। सरदार साहब बस आप लोग वैसे ही जेलस होते हैं। डॉक्टर साहब, मोहतरमा मुनव्वरा बलोच साहब आप मासूम लगती हैं, शायद मतलब है इनको बहुत सारी चीजों का इल्म होने के बावजूद भी ये कोशिश कर रही हैं उनको डिफेंड करने के लिए, लेकिन इनके वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी सारी दुनिया के सामने है और पाकिस्तान का अब बच्चा पहचान गया है कि उनकी क्या कारकर्दगी है। पिछले दिनों एक शख्स कह रहा था कि पहले तो सियासतदान जो थे वो अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाते थे, लेकिन ये वाहिद सियासतदान है, ये पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ बना गया। और ये जो माहिर सियासतदान है, जो कुछ कहता था उसके बरअक्स यू टर्न इतने लिए किसी उस पर अमल नहीं किया। ये पासपोर्ट जो ग्रीन जो पासपोर्ट की जो इज्जत है, अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे ममालिक में बगैर वीजे के वहां पर जा सकते थे, अभी उन मुल्कों ने भी इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही हमारे जो ताल्लुकात है इस्लामी ममालिक से, उसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर इश्यू पर जिस वक्त हमें करारदाद जमा करने की 14 ममालिक की जरूरत पड़ी तो हम वो भी इकट्ठा नहीं, हम हिमायत हासिल नहीं कर सके। हमारी ये फॉरेन पॉलिसी रही है जो इनके दौर में हुई है। और इसी तरीके से अंदरूनी पॉलिसी तो खैर उसको तो आप छोड़े, लेकिन सरदार साहब देखिए 50 साल के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा उठा, ये क्रेडिट भी पीटीआई को जाता है।
ओआईसी ये का क्रेडिट हंगामी इस और तरीके गैर से मामूली जाता इजलास है हुआ कि- पाकिस्तान में, ये भी क्रेडिट पीटीआई को जाता है, थोड़ा बहुत तो क्रेडिट दे देना। ना क्रेडिट जरूर जाता है कि जिस मोदी के लिए ये दुआ कर रहे थे वो मतलब है इन्हीं के क्रेडिट और दुआ की वजह से आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर करा दिया। हाँ। जो एक कंट्रोवर्शियल इश्यू था वो एक तरफा उन्होंने कर दिया, और ये हो सकता है कि इनका जो क्रेडिट जरूर इनको मिलेगा, क्योंकि ये काम इससे पहले कोई हुकूमत नहीं कर सकी ठीक है। और ये इन्होंने कराया है। बाकी जो जिस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई उनके भी नताइज आपके सामने इंशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन असल बात देखे पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत रखता है, उसकी एक अपनी पहचान पहले से है। पिछली हुकूमतों ने अल्हम्दुलिल्लाह की पहचान कराई भी है, और भुट्टो साहब से लेकर फिर नवाज शरीफ साहब, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज बढ़ाया है। ठीक है। ये इमेज बढ़ाने की बात करता है, ये बाहर से कहते थे लोग मतलब इतना पैसा देंगे और हम इतना पैसा ला रहे हैं कि IMF के मुंह पर मारेंगे 100 और 100 जो है यहाँ डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। ठीक अब है ये सरदार जो साहब, वो खुदकुशी सियासी करने बयान का था, दावा सियासी कर बयान रहे को थे, छोड़ें सर, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, उसके पीछे ही काम होता है। मुझे ये बताएंगे सरदार साहब कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहेंगे जी नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आ रहा है कि ओमिक्रॉन ज्यादा हो गया पाकिस्तान में? बस नवाज शरीफ साहब देखें, और तो छोड़े स्टेट बैंक उसको भी गिरवी कर दिया। हाँ। बाकी चीजें तो छोड़े, इस वक्त जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जद्दियत जो अहमद जो बना है जी। अब ये सूरत हाल ऐसी रही है, ये जाकर अब जिस तरीके से कौम को भीख मांगने के लिए लगाया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ दौर में नहीं था, बल्कि जितनी हुकूमतें थी बाहर से वो खुद ये चाहती थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो। चाइना ने इतनी बड़ी ऑफर की, और जो पाकिस्तान में होनी थी इन्वेस्टमेंट, पिछले 3.5 साल से सारे काम बंद है। हाँ। क्यों बंद है, किस वजह से? ठीक है। इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, इन पर कोई एतमाद नहीं रहा इस वजह से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खोखले नारे लगाते हैं और झूठ के सिवा और कोई भी नहीं, वो लोग भी पहचान गए। ठीक जब है। एक मुल्क का वजीर आजम हर मुल्क में जाकर ये बात करता है कि मेरी जो आवाम है वहां पर वो करप्ट है, लोग चोर हैं, ये तो कौन एतमाद करता था? लोग तो अच्छी तरह समझ गए, ठीक बाहर है। वाले भी समझ गए। अब जो इनको यानी आखिरी दिन इनके हैं, दिन तो खत्म हो गए इनके, अभी तो ये कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये सहारा देते हैं। हमने ये किया, लोगों की जो 2 वक्त की रोटी उनके मुंह से नवाला छीन लिया है। ठीक बाकी है, क्या? सही है सरदार बाकी तो साहब, कुछ भी नहीं है। भी आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मंदोखेल साहब ये बताएं कि आईपीपीज, अब आपको लेट सपोज अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जरदारी साहब तो बड़े दावे भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के भी दावे हो रहे हैं कि चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे, कुछ कहते हैं शहबाज शरीफ बनेंगे, कुछ लोगों की ये राय भी है कि बिलावल साहब इस दफा मुतारिक हो रहे हैं, बड़े तैयार हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आईपीपीज की ब्लैकमेलिंग से आप कैसे निकलेंगे? एक सवाल छोड़े जा रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप इसका तसल्ली से जवाब दीजिएगा। आईपीपीज जहां पे प्रोडक्शन का इशू है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, फर्नेस ऑयल है, फिर एलएनजी का बहुत बड़ा मसला है, अभी भी 14 अरब जो है वो एलएनजी के खाते में चले गए हैं। इतनी महंगी प्रोडक्शन नून लीग के दौर में हुई है, अब वो डबल फिगर्स में चला गया है। हमारा करंट अकाउंट, वो अपना गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट, करंट अकाउंट डेफिसिट तो अब मजीद बढ़ता जा रहा है। फिर ये कर्जे इतने बढ़ चुके हैं कि आप लोगों के दोनों के दौर को मिलाकर पीटीआई ने ज्यादा कर्जा लिया है। ये तमाम मामलात को लेकर आपकी पॉलिसी क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि मुनव्वरा बलोच साहिबा की जगह आप बैठे हुए हो और आप ये कह रहे हो कि हमें पता नहीं था कि जब पीटीआई की हुकूमत थी वो क्या कर रही है, हम तो अब आए हैं, हमें पता चला। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि मुनव्वरा बलोच साहिबा ने तो बड़ा वाज़ेह अंदाज में बता दिया
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता नहीं था जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आए थे। उन्होंने तो समझा था कि हालात बहुत बेहतर हैं। और एक बात और बड़ी अहम है नाजरीन, यहाँ पे मैं मंदोखेल साहब की तरफ बढ़ूंगा। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में दुनिया का, बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। अगर तो ये सस्ता मुल्क है जहां पे 145 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, तो जब 98-90 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था उस वक्त तो फिर फरिश्ते यहां पे हुकूमत कर रहे थे ना। जब 98 रुपए का पेट्रोल था उस वक्त चोरी थी, करप्शन थी, लूट मार थी। आज 145 रुपए का पेट्रोल है। आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो देख लें, हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो 2300-2400 अरब को पहुंच चुका है। हमने 12-13 बिलियन डॉलर्स भी ले लिए हैं। हमारा मार्कअप रेट जो है शरह सूद का भी मामला है। फिर रजा बाकिर साहब को भी IMF ने तैनात किया हुआ है, उसको भी हम कुछ नहीं कह सकते। शौकत तरीन साहब का नाम पिंडोरा पेपर्स में आया, हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते। हैं तो मामलात बहुत सारे हैं। पीपल्स पार्टी इसको कैसे संभालेगी? ऐसा ना हो मंदोखेल साहब, आज आप बता ही दें सर, ताकि आपका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे रहे कि कल ऐसा ना हो कि हम आपके पीछे फिरते रहें तो आप कहें जी हमें पता नहीं था कि PTI कितनी तबाही करके चली गई है। आपके पास क्या फार्मूला है इस तबाही से बचने का? बुखारी साहब, मैं जबानी बातें नहीं करूंगा, आपको दलाइल सीखने के वकील हूं, दलाइल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जी। पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया, ठीक। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बीबी शहीद ने, आइन पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भुट्टो साहब को दिया है। और फिर जो CPEC इस वक्त जो गेम चेंजर कहते हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना के 9 दौरे करके इसको एस्टेब्लिश करा है। ठीक है। उसके बाद 68 लाख लोगों को रोजगार पीपल्स पार्टी ने दिया है जी। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड बना के पासपोर्ट तमाम पाकिस्तानियों को बनवा के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 20 लाख लोगों को पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज भेजे थे जे रेमिटेंस के वाले। इसके अलावा आप अगर NFT अवार्ड देख लें, आप अगर मैं पख्तूनख्वा के हिसाब से अगर हमें नाम दिए है शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का, वो आसिफ अली जरदारी ने दिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो पीपल्स पार्टी ने किए हैं। इंशाल्लाह आप रिकॉर्ड पे रखें, मैं मनोरा बलोच साहबा की तरफ बात नहीं करूंगा। हमें नहीं पता था, हमें पता है हुकूमत कैसी चलाई जाती है, हमें पता है अवाम के दरमियान कैसे रह जाती है, हमें पता है कि अवाम की जो नब्ज है उनको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह करना है, ये हुनर पीपल्स पार्टी के पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही हुकूमत संभालेगी और पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह इस बुरान से, जो इस नायक और निकम्मी हुकूमत ने आवाम को एक महंगाई और उसकी चक्की में पीस दी है, मैं यकीन से कहूंगा कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब भी इस बुरान से पाकिस्तानी आवाम को निकालेंगे। और इंशाल्लाह आपको जल्द याद आएगा, जिस तरह हम कहते हैं चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, एक मरतबा फिर चारों सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में। अच्छा मंदोखेल साहब, ये भी बता दें ताकि आप भी पेशन गोई कोई कर दें, प्रिडिक्शन ही कर दें। ये जनवरी के महीने का मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था, जरदारी साहब डेरे डाल रहे हैं रावलपिंडी में। रावलपिंडी में तो दो बड़े अहम मराकज़ हैं। एक तो रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, रावलपिंडी हो, अपारा हो, ये सारा। और फिर दूसरा काफ लीग के साथ कुछ आप लोगों की मीटिंग्स भी तय हुई हैं और जनवरी के महीने में भी PTI के लिए भी एक टफ टाइम आ सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को जो डिटेल जमा करवाई है उसमें पार्टी फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है। फिर आप भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यही जनवरी का महीना जो है वो बहुत सारे और मामलात को भी लाएगा और परेशानियां बढ़ती जाएंगी अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए। कोई प्रिडिक्शन ही कर दें सर। देखिए, मैंने तो आपको दलाइल से पीपल्स पार्टी के साबका रिकॉर्ड से आपको साबित करने की रावलपिंडी क्यों आ रहे हैं सर, ये बताएं। क्या चीज? रावलपिंडी में जरदारी साहब जनवरी में डेरे डाल रहे हैं, क्यों? नहीं, रावलपिंडी में नहीं, लाहौर का बोला है, क्योंकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बर्थडे है और लाहौर से हमने पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा 30 नवंबर 1967 को। तो आप इस वजह से हम लाहौर की बात करें, पिंडी विंडी की बात पे ना यकीन करते, न पीडी को गेटों को हम गिनते हैं। ठीक है, तो तख्ते लाहौर का मामला आ गया सर, आप भी तख्ते लाहौर पर पहुंच गए। तख्ते लाहौर आपको पता है कि पंजाब मेजॉरिटी है, पंजाब में जिसकी हुकूमत होगी उसकी वफाकी होगी, वरना सिंध तो हमारा था और हमारा रहेगा और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा भी हमारे होगा इंशाल्लाह। 23 मार्च 2022 एक PDM का फैसला है, क्या
हम ये समझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काफिले का हिस्सा होगी? इस 23 मार्च को धरना है, पता नहीं क्या है, मैं तो नहीं पता हमें। मौलाना साहब फिर क्या फैसला करते हैं, क्या होगा? देखिए वो कहते हैं ना, अगर प्यास आज लगी और पानी आप 10 दिन बाद पिलाएंगे तो मैं तो फिर उसको नहीं कहता हूँ। आप ये समझ लो कि अगर 23 मार्च से पहले हुकूमत ने पेट्रोल कम कर दिए, महंगाई पे कंट्रोल कर लिया, तो फिर ये धरना किस चीज का देंगे? सवाल ये, तो इसी महीने में हमने 3 प्रोग्राम किए है, 10 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 27 को। अब हमारा जनवरी का शेड्यूल इंशाल्लाह तय होगा। हम वक्त जो है ना वो एहतजाज में, हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें जमहूरी तरीके से। हम गैर कानूनी, गैर जमहूरी न अकंडों पे हम यकीन करते हैं, न उसके तलाश में, न एम्पायर की उंगली के तलाश में हम लोग। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल कादिर खान मंदोखेल हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं और मेंबर नेशनल असम्बली। आपने बात की कि हम रावलपिंडी का या हम कोई शॉर्ट या किसी ऐसे दरवाजे की बात नहीं करते हैं। ये बताइए मुनव्वरा बलोच साहिबा, क्या लेके जाएंगे आवाम के पास? यानी आवाम के पास ये लेके जाएंगे कि हमने चोरों को पकड़ लिया? क्या आवाम के पास ये लेकर जाएंगे कि जिन्हें मुल्क से जो है वो फरार हुए हैं? प्लेटलेट्स पर फिर आप ये बताएंगे कि हमें रोना आ गया था, हम जज्बाती हो गए थे? वैसे आप लोगों की हैरत की बात है, भेजते भी आप लोग खुद हो और फिर उसके बाद आप लोग कहते हो वो भाग गया, वो वापस नहीं आ रहा है क्या? खान साहब ने छुट्टी भी की थी, कुछ दिन घर में थे, वो आए भी नहीं थे। देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले ये करेक्ट कर दूं कि हमने उस सेंस में कहा था कि हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान को इन्होंने खोखला कर दिया। अभी लोग मतलब जब तक चीज़ों को डीपली नहीं देखेंगे उसको पता नहीं चलता था। आज भी हम ये कह रहे, शुरू दिन में भी हमने ये कहा था और एंड पे हम ये कहा था कि पाकिस्तान जिस हालात में हमें मिले थे वो इमरान खान के कायदाना लीडरशिप की वजह से आज तक बरकरार है, नहीं तो पाकिस्तान का इन्होंने बहुत बुरा हाल किया हुआ था। देखिए जनाब, सियासत करना बहुत आसान है। आज तक उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई दर्द नहीं रखा। एक 70-72 साल को छोड़ के पिछले स्पेशली ये 30-35 सालों से जिन दो पार्टियों ने हुक्मरानी की, उन्होंने पाकिस्तान का खाना ख़राब कर दिया। पाकिस्तान को जो है उधर जाके पहुंचा दिया कि पाकिस्तान आज अगर इमरान खान को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए एक मसीहा बना के भेजा है, पाकिस्तानी अवाम जो समझ रहे, जो कुछ लोग तो कहते हैं आज़ाद वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, जो अपने इंटरेस्ट देखते हैं। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, हमारे इक़्तिदार में हम समझते हैं कि जो महंगाई हुई है उससे सिर्फ आपके जो है क्लास 4 के जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो सिर्फ जद में आए हैं, थोड़ा सा उनको जो है इफेक्ट हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो तो है वही ना, मेरी बात सुनिए ना, 70% से ज्यादा है मेरी बात आप तो बात करने दे। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो उनके जाती कारोबार है, आज इन दो पार्टियों ने पाकिस्तानी अवाम को ऐसे ब्रेन वॉश किया हुआ था कि जब तक आप गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं रहेंगे आप कोई काम कर नहीं सकते। लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर है, उसने कौम को ये शऊर दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते, आप जा सकते हैं, आप वहाँ भी काम कर सकते हैं, आप अपने कंट्री के लिए बहुत सारी कंट्रीब्यूट आप नौजवान कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज वही कहते हैं कि वही दकियानूसी सोच है उनका कि भाई जाओ। आप लोगों ने प्राइवेट 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। एक मेरी बात सुनो, जो माएँ, जो बहनें, जो वालिदैन अपने पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते थे, वो जाके उसको जो है किसी डिपार्टमेंट में अपने गुलाम बना के क्लास 4 की नौकरियां लगाते थे, वो नौकरी चाहिए। हमने लोगों को बिजनेस दिया है, हमने लोगों को शऊर दिया है, जाओ बिजनेस करो लोगों को। हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे गुलाम बन जाओ। इमरान खान एक विजनरी लीडर है, वो लोग उसकी विजन को फॉलो करते। चंद माह सिवाय पाकिस्तान के वो तबकात है जो पाकिस्तानी अवाम को, जो पाकिस्तानी नौजवानों को गुलाम बनाना चाहते। हम पाकिस्तानी नौजवानों को गुलामी से निकालना चाहते और अल्हम्दुलिल्लाह हम 50%, 100% इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे इस गुलामी से निकालने के लिए। मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से। मैं आपको बताऊं, पिछले 2008 से हम बाशऊर हो चुके थे। हम देख रहे थे कि ये सियासतदान हमारे मुल्क के साथ क्या कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, आज भी किसी भी टॉक शो पे जाओ, किसी भी टीवी चैनल पे जाओ, हर दफ़ा बात बलूचिस्तान पे आते हैं। क्यों बलूचिस्तान पे आते हैं? 18वीं तरमीम के बाद आपने पाकिस्तान के वो जो फेडरेशन का एक ताकत था, एक इख्तियार था, आपने उसको ख़त्म कर दिया अपने बादशाहत के लिए। क्योंकि सिंध में आप जो है दहाइयों से, सदियों से अपनी बादशाहत कर रहे, अपने फ़ायदे के लिए। आज मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को वो तमाम वसाइल दिए जो एक कंट्री को चलाने के लिए काफ़ी है। आपने कहा बलूचिस्तान के जो है वसाइल बहुत हैं, तो बलूचिस्तान के मसाइल भी वही हैं। आज भी नाड़ी बैंक चले जाएं,
आज भी आप अवारान चले जाएं, मशके चले जाएं, तुम चले जाएं, गवादर में तो 20,000 रुपए का पानी मिल रहा है। तो बलूचिस्तान के अंदर क्या तब्दीली आई है? वही सूबाई दारुल हुकूमत में जाए, वही खंडरात है, वही धड़ाधड़ ट्यूबवेलों के मामला चल रहे हैं। वो पिछली हुकूमत ने कुछ बत्तियां शत्तियां तो लगाई थी, वो पता नहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, इधर उधर लोकल गवर्नमेंट के साथ, कुछ कोयटा शहर में बत्तियां नजर आती थी। आपके दौर में तो वो भी नजर नहीं आ रहा। जाम कमाल अच्छा बड़ा काम कर रहा था, आप लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके भी पीछे आप लोग पड़ गए। कुदूस बिजिंजो ने क्या अब जादू की छड़ी चलाई, क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बात हम करते हैं बलूचिस्तान की। आप बलूचिस्तान की हालात को देख ले, बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स है, वो जो फेडरेशन में बैठे हुए दो पार्टियां हैं, वो नहीं समझते उनको। मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो अवाम को इस पॉइंट पे आके बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम पीडीएम है। जब उनके अपने मफाद आ जाता है, किधर जाते पीडीएम? वो पीडीएम से अलग हो जाते। मैं आपको बताऊं, आज मौलाना साहब दावा करते हैं कि बलूचिस्तान के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। क्या किया? बलूचिस्तान को आपने हमेशा इस्तेमाल किया। आज आपने पीडीएम का फर्स्ट जलसा बलूचिस्तान से क्यों स्टार्ट किया, क्वेटा से? इसलिए कि बलूचिस्तान के लोग आप बहुत जल्दी, लेकिन इतना क्राउड उन्होंने जमा किया। क्राउड क्यों जमा किया है? देखिए, वो बलूचिस्तान को इतना पसमानदा उन्होंने रखा था ज़हनी तौर पर। वो मदरसों में बच्चों को ले जाते थे, 2 टाइम का खाना खिलाते थे, सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे पहले कौन सी पार्टी ने आप लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी? आप लोगों ने नौजवानों को गाड़ियों के शीशे तोड़ने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपने कैंपेन के लिए लगाया। सारे नौजवान बेरोजगार बैठे, आज 1 करोड़ नौकरियों का पूछते हैं, आप कहते हैं लोगों को हमने प्राइवेट सेक्टर में डाला। मैं आपको बताऊं ना, देखिए आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, आप लोग कंपेयर ना करो। हमने नौजवानों को शऊर दिया है अपने हकूक के लिए कि अपने निकलो, अपने हकूक के लिए बोलो, अपने आवाज़ के लिए बोलो। ये इमरान खान वाहिद लीडर है जो उनके कारकुन उनके खिलाफ बोलते हैं। ये आपने दोनों तीनों पार्टियों में ये चीज़ देखा है। निकाल देते हैं वो। क्यों निकाल देते हैं? बिल्कुल ये गलत है, किसी को नहीं निकाल देते। खान साहब तो किसी का सवाल मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? देखिए, वो एक लीडरशिप है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है। लोग उनसे सवाल करते हैं। वो अपने वर्कर्स को उन्होंने इतनी आज़ादी दी है कि आप मेरे खिलाफ भी बोल सकते हैं बहसियत लीडर। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान के साथ पिछले सर जी, वैसे मैडम सॉरी, एक प्लीज मुझे बात, क्योंकि मैं सरदार साहब दोबारा आऊंगा। आखिरी मेरा ये बस आप सुन ले जरा। पिछले 20 सालों से जो पार्टियों ने बलूचिस्तान में गवर्नमेंट किया है, मुझे बताए कि उन्होंने कौन सा उनको दिया। आज जो पिछले 3 सालों से आप अपने फेडरल पीएसडीपी उठा के देख ले, इमरान खान का मेजॉरिटी वहाँ से जीत के नहीं आया है कि मेजॉरिटी जीत के है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक बलूचिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है इमरान खान ने। वो प्रायोरिटी जो उसने बलूचिस्तान को दिया है, बलूचिस्तान के लोग 70-72 सालों से अगर इस तरह प्रायोरिटी पे होते कहीं भी, तो आज वो भी पाकिस्तान के साथ कम्पीट कर रहे होते, ना कि पाकिस्तान के साथ 20 साल पीछे। वैसे ये आप मुझे बताइएगा, आपने एक बात तो किया, मेरा भी दिल चाह रहा है मैं बात कर लूं, कहीं ऐसा नहीं है मेरे दिल में रह ही ना जाए और फिर बाद में मुझे याद है मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं तो क्या फायदा हुआ। आपने कहा जी खान साहब ने लोगों को इजाजत दी कि उनसे सवाल कर सके। उज़्बेकिस्तान में एक बंदे को शेर तो अपना पूरा सुनाने नहीं दिया, उनको चुप करवा दिया वो जब ताशकंद गए हुए थे। शेर और क्वेश्चन करने में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने शायरी में सुना दिया, उन्होंने कहा कंटेनर पे चढ़े हुए खान साहब और थे और आज तो गुलाम बन गए। देखिए, जब आप इक़्तिदार में होते हैं, आपका टाइम बड़ा कीमती होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, आप जो है उस पर उतरने की कोशिश करते हैं। कंटेनर जो है वो दिन गिनने वाले दिन होते हैं। आप सरदार साहब कोई कंटेनर वंटेनर तैयार कर लें सर, क्योंकि कंटेनर के बगैर अब इस मुल्क में सियासत नहीं होगी। और आप लोगों ने नौजवानों को इतना मायूस कर दिया था, इन्होंने तो नौजवानों को इतना इनकरेज किया है। आज नौजवान जो है वो पीटीआई की तरफ देख रहे, एक विजनरी लीडर हमारे पास है। आप लोगों के पास कौन सा विजन है? देखिए, नौजवानों को जिस तरह कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी होप दिलाई कि हम आपके लिए 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। और इसी तरीके से इन्होंने मतलब कि जो कंटेनर पर जिस तरीके से नाच गाने और कंसर्ट वगैरह शुरू किए थे, ये अट्रैक्शन देने के लिए किए थे। उनको नौजवानों को क्या पता था कि सिर्फ सबज बाग दिखा रहे हैं, कुछ हकीकत नहीं। आज नौजवानों, आप जवाब दीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए। जी जी आज नौजवानों से पूछा जाए, नौजवान जितने भी इस वक्त इनके खिलाफ बदवाएं कर रहे हैं, आप यानी कभी भी इसी तरह हमने नहीं देखा था कि किसी भी हुकूमत के लिए इतनी बदवाएं की गई हो। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के माशियत को तबाह किया है और जो कुछ हुआ इनके दौर में, अगर हमारे दौर में होता तो ये डेवलपमेंट कहां से आती? जिस तरीके से आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, हमारे दौर में तो हम नवाज शरीफ साहब की अक्सरियत पार्टी जीती हुई थी, इसके बावजूद भी हुकूमत वहां जो है इसको दी थी बलूचिस्तान में दूसरी पार्टियों को, इसलिए कि उन्हें ये एहसास हो वो पाकिस्तान के कौमी धारे में सारे शामिल हैं
और अमली तौर पर भी साबित किया। इसके साथ ही पूरे मुल्क में जो डेवलपमेंट की है, जो उस वक्त प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हमारे दौर में शुरू हुई थी, ठीक है। इनकरेज कर रहे थे, लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोग आ रहे थे, बल्कि इंडस्ट्री लगा रहे थे, उसके लिए बिजली की जरूरत, बिजली पैदा की, उसके लिए गैस की जरूरत थी, उस वक्त गैस का इंतजाम किया। ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप किया, इसलिए कि कोई भी आता है तो उसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर देना और डेवलप करना। लेकिन इनके दौर में तो अभी स्वाय इसके ये बातें सुन कर हमारे कल पट गए। लोग अब यकीन नहीं कर दिया जो कुछ करें, इनकी एक ही वो कैसेट लगी हुई है। हर जो भी ये कहते हैं खान साहब के सामने बात है, खान साहब हमें पता है किसी की बात इनको सुनते नहीं, किसी को, यानी वो जब भी मीटिंग होती है तो ये वो अपनी वक्त सुनाकर बस वो चले जाते हैं, आगे जाकर उस पर अपनी मतलब है जो सरदार साहब नवाज शरीफ तो हाथ भी नहीं मिलाते थे, आखिर में थोड़ा बहुत उनके बारे में भी सुना था कि वो पार्टी के लोगों से जब हाथ भी मिलाते हैं तो पहले हाथ धोते हैं या बाद में धोते हैं, पता नहीं ऐसा था। कौन? नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात थी, आप जरा तस्दीक करें। नहीं, नवाज शरीफ एक जबर सियासतदान, सोच समझदार, हर किसी के साथ अखलाकी तौर पर जिस तरीके से नवाज शरीफ मिलते थे तो मैंने नहीं देखा कि कोई और गुफ्तगू से अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये साहब किस वक्त आए, इनकी गुफ्तगू जिस तरह है, हाँ इनकी तरह गुफ्तगू है नौजवानों को उस तरह जितनी तूफान बदतमीजी इनके दौर में शुरू हुई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा माशरा है, हमारा अपना एक मतलब स्टेटस है, यहाँ इस मुल्क में बड़े छोटों के में फर्क है, इज्जत और कदर और सारे एक दूसरे का रख रखाव भी करते हैं, गुफ्तगू करते हुए अदब का ख्याल भी रखते हैं। जो इनका लीडर है उसकी गुफ्तगू से लगता है कि वो किस किस्म का लीडर है जिससे मुल्क की बदनामी हुई, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। और उस लिहाज से तो मतलब है नौजवानों में जो एक चीज पैदा हुई जिसकी वजह से अब बहुत सारे जो नौजवान परेशान भी हैं कि हमें किस रास्ते पर लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुआवजा करें नवाज शरीफ में और इमरान खान में, ये किसी को खिलाड़ी था, इसका काम नहीं था। सियासतदान मतलब होता है, उसका अपना काम होता है, उसका तजर्बा होता है, वो अवामी होता है। जी सरदार साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, वेरी शॉर्ट, बताइए कोई बात करना चाहें। और मेरा भी एक सवाल सुन लीजिएगा, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। एक सेकंड, ये मुझे 1 करोड़ नौकरियों का बताएं, आप लोगों ने सरकारी नौकरियां देनी थी या प्राइवेट नौकरियां देनी थी? देखिए, सबसे पहले मैं इस जनाब को जवाब देना चाहूँगी कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी पार्टी में मेजॉरिटी लेडीज़ ऐसे हैं जो आपके पार्टी के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपकी पार्टी में। आप जो है अगर आज हमें कहते हैं नाच गाने वाली पार्टी है तो आपके पार्टी के लिए भी ये चीज़ें नहीं, उन्होंने कंसर्ट किया, उन्होंने कहा सॉन्ग्स और गाने वगैरह तो डेफिनेटली होते हैं ना, सबकी पार्टी में होते हैं। देखिए ये चीजें अब सियासत से निकल जानी चाहिए। ये चीजें ना उन्हें जेब देते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले जेब देते, इवन के हमें भी जेब नहीं देते। आइंदा ना कीजिएगा आप लोग। ये चीजें जो गैर सियासी है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर मैं अभी आपको एक मिसाल दे दूं कि आपने कहा कि 1 करोड़, मैडम मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं वक्त खत्म हो गया। 1 करोड़ नौकरी होगी ना, तो प्राइवेट या सरकारी, आप लोगों ने वादा किस चीज का किया था? दोनों का। पाकिस्तान हमारा है, हम जहां हमें सरकारी डिपार्टमेंट्स में मौका मिलेगा अपने लोगों को वहां एडजस्ट करेंगे, जहां हमें प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा हम उनको वहां एडजस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगला टेनवर भी हमारा इंशाल्लाह या रिटर्न में अभी से हमारे दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। मुनव्वरा बलोच साहिबा, हमारे साथ अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब मौजूद थे, हमारे साथ सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद थे। तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इस प्रोग्राम को मैं क्या कंक्लूड करूँ नाज़रीन, और उस पर मैं क्या खुलासा पेश करूँ। एक शेर ज़रूर सुनाऊँगा कि दिले नादा ने फिर एक बार धोखा खाया है, आजमाए हुओं को फिर से आजमाया है। फिर पाकिस्तान के लिए और इस सिस्टम के लिए भी मेरा एक शेर आप सुनते जाएं। बस अब मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, अशार के ज़रिए आपको समझाता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अशार उनको अच्छे नहीं लगते, क्या पता मेरा शेर भी उनको अच्छा ना लगे। कि पड़ा न फ़र्क अनोखी ज़ुबान लिखने से, कि ज़मी ज़मी ही रही आसमां लिखने से। कड़कती धूप से झुलसता रहा बदन मेरा, कि धूप धूप ही रही साइबां लिखने से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।